Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to start the MOP, CSMOP, right? And we will start with the introduction कि exactly है क्या chapter 1 से हम शुरू करेंगे आज इसको, right? I'm just reading this chapter, reason being because exactly इसका main objective क्या है. अगर आपको वो पता है तो एक question कुछ भी इससे related आपसे पूछा जा सकता है. So that's the reason why we are covering this. ठीक है? So let's begin this. It says the prime objective of all public services is to meet the citizens' need and to further enhance their welfare. जो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है पब्लिक सर्विस का, दैट इज टू मीट द सिटीजन नीड, कि सिटीजन की नीड को हम पूरा कर सके और उनकी वेलफेयर को बढ़ा सके. एट द सेम टाइम दोज हु आर अकाउंटेबल फॉर द कंडक्ट ऑफ दैट बिजनेस हैव टू इंश्योर दैट पब्लिक रिसोर्सेज आर मैनेज्ड विद अटमोस्ट केयर एंड प्रूडेंस. देखिए, इसके साथ साथ जो भी अकाउंटेबल है इस बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, उनको इंश्योर करना है कि पब्लिक रिसोर्सेज जो है अच्छे तरीके से मैनेज किए जाए, अटमोस्ट केयर के साथ और अपनी प्रूडेंस के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ, एज पर द लॉज एंड द लेड डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर्स, जो रूल्स और लॉ के अकॉर्डिंग दिया गया है. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी इन ईच केस टू कीप अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड नॉट ओनली ऑफ व्हाट हैज़ बीन डन बट ऑल्सो वाई वाज डन. ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सिर्फ ना ये देखें कि क्या हमारे लिए किया गया है, बट ऐसा क्यों किया गया है उसके ऊपर भी हमारा ध्यान होना चाहिए. The efficiency of government to a large extent depends on evolution of adequate process and procedure and ability of its functionaries to follow them. तो जो गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं इस बात पर डिपेंड करती है कि जो एडिक्वेट प्रोसेस है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको वो डेवलप करे, एंड प्रोसीजर्स जो है उसको प्रोसेस और प्रोसीजर्स को डेवलप करे, एंड एबिलिटी टू इट्स फंक्शनरीज टू फॉलो देम, और जो उनके फंक्शनरीज है उनको वो फॉलो करे. Accordingly, the efficiency of persons handling information in a department is judged by their ability to dispose of issues with speed and quality following the procedures prescribed for the purpose. तो इसीलिए किसी भी पर्सन की जो एफिशिएंसी हैंडलिंग है, ठीक है, उसको हम एफिशिएंट तब ही बोलेंगे. वो किस बात पर डिपेंड करेगी, जब हम उसको इट्स एबिलिटी टू डिस्पोज ऑफ इश्यूज, किसी भी जो इश्यूज जो डिपार्टमेंट के अंदर आ रहे हैं वो उनको कितनी स्पीड से और किस क्वालिटी के साथ जो है डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं. टू अचीव द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ एफिशिएंसी एंड स्पीड, हमारे पास दो चीज़ जो है मेन है, वो है एफिशिएंसी और सेकंड है आपका स्पीड. फॉर पब्लिक गुड वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवर द लास्ट डेकेड और सो हैव टेकन अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ ई सिस्टम. ई ऑफिस जो है अभी जो है हम अपने जस्ट इन ऑर्डर टू मेक आर डिपार्टमेंट एफिशिएंट और स्पीड लाने के लिए हमने ई ऑफिस सिस्टम जो है डेवलप किया है. The procedures prescribed in this manual attempt to balance the conflicting consideration of speed, quality, transparency and propriety. तो ये जो आपके पास जो बुक है, जो MOP है एक्चुअली बेसिकली, ये एक तरीके से एक मैनुअल है जो कि बैलेंस करती है स्पीड, क्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी और प्रॉपर्टी को. मतलब कि स्पीड भी रहे, क्वालिटी भी अच्छी रहे, आपकी ट्रांसपेरेंसी भी रहे सिस्टम में और प्रॉपर्टी भी रहे. इन अ डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट दिस बैलेंस कैन नॉट बी रिजिडली और परमानेंटली फिक्स. देखिए, हमारा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इतना डायनेमिक है, इसमें आप रिजिड नहीं हो सकते या फिर परमानेंटली फिक्स नहीं कर सकते कि अब हमने ये कर दिया तो बस अब यही रूल रहेगा, क्योंकि रूल्स जो हैं दे आर मेंट टू बी चेंज्ड. वो हमेशा जो है टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, राइट. तो इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दीज प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस स्पेशली एट द कटिंग एज लेवल एंड टू सेंसिटाइज न्यू एंट्रेंट्स इंडक्टेड एट वेरियस लेवल्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, द डिपार्टमेंट जो हमारे DRPG है as the nodal agency in the field of organization and method has laid down various procedures for performance of secretarial work by the functionaries in various ministry department of the government of India in the form of central secretariat MOP. देखिए, जो CSMOP जो है ये बेसिकली किसका है, CSMOP ये है आपका DARPG का. तो हमारा जो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जो भी लोगों को कटिंग एज देने के लिए, लोगों को सेंसिटाइज, जो न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं उनको सेंसिटाइज करने के लिए DRPG ने क्या किया है, ये बेसिकली एक नोडल एजेंसी है फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स. ठीक है, ये ऑर्गेनाइज करती है और मेथड्स डेवलप करती है. तो उन्होंने जो है एक सेक्रेटरीट वर्क को डेवलप किया है इस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ CSMOP. द फर्स्ट एडिशन ऑफ CSMOP जो है ई ऑफिस प्रोसीजर जो है ब्रॉट इन द ईयर 2012 में लेके आए थे. दैट वाज अ स्टेप फॉरवर्ड इवॉल्विंग अ पेपरलेस एनवायरनमेंट. तो ये जो हमारा जो आज ई ऑफिस जो प्रोसीजर जो हम फॉलो कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ दिस. जो DRPG है उनका कहीं ना कहीं से ये वो लेके आए हैं. स्टेप फॉरवर्ड टू एडिंग वॉल्यूम है पेपरलेस एनवायरनमेंट को पेपर इन्होंने ही क्रिएट किया है, वाइल कंकरेंटली अचीविंग स्पीड एंड एक्यूरेसी, और जो स्पीड और एक्यूरेसी को भी ध्यान रखा है उन्होंने. द प्रोसीजर लेड इन अर्लियर मैनुअल्स रिलेटेड टू फिजिकल पेपर वर्क हैव बीन डवटेल्ड.
चैप्टर मतलब कि ज्वाइंट किया गया है विद न्यू ई ऑफिस सिस्टम, ठीक है। जो पहले जिस तरीके से फिजिकल पेपर वर्क में जैसे काम होता था उसी को ही इन्होंने ज्वाइंट कर दिया, फिट कर दिया एक तरीके से ई ऑफिस एप्लीकेशन में, दैट एम एट पेपरलेस ऑफिस। द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस न्यू एडिशन ऑफ एमओपी और मैनुअल हैव बीन अडॉप्टेड फॉर यूज आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ मेथड्स एंड प्रोसीजर फॉलोड इन द मिनिस्ट्रीज। उसी को मद्देनजर जो है जितना भी जो हम अभी फॉलो करते हुए आ रहे हैं मिनिस्ट्रीज के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए ई ऑफिस बनाया गया है। While doing so, the organizational needs of operation functionaries at the initiating level have been the primary concern। और यही जो ऑर्गेनाइजेशन नीड्स है कि फंक्शनरीज को इनिशिएटिंग लेवल पे कि किस तरीके से उसको शुरू किया जाए, वो हमारी प्राइमरी कंसर्न थी, ठीक है। While doing so, the organizational needs of operating functionaries at the initiating level have been the primary concern। The departments are expected to proactively adapt and to ensure that their teams to switch over to e-office, ठीक है। फर्स्ट पब्लिश्ड इन मार्च 1955। अगर आपसे कोई पूछे कि जो पहला एमओपी है, कुछ नहीं पता आपको, दे मे आस्क अबाउट इट कि जो पहला एमओपी है वो कब आया था। तो फर्स्ट जो एमओपी है दैट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1955 में आया था, ठीक है। हैज बीन अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन अकॉर्डेंस विद द चेंजिंग सिनेरियो। तो सबसे पहले जो आया था दैट वाज इन फर्स्ट पब्लिश्ड इन मार्च 1955। दिस इज द 15th, और ये कौन सा वाला है अभी, 15th रिवाइज एडिशन है in this series। Newly inducted officials must be trained on the processes contained in the CSMOP and refresher courses should also be organized। उनको भी देने चाहिए। This manual also lays down, ठीक है, also lays down the essential procedure for efficient information and file management। That is, तो इसके अंदर क्या क्या दिया गया है आपको कि एफिशिएंट इन्फॉर्मेशन किस तरीके से दे सकते हैं, फाइल मैनेजमेंट आपको कैसे करनी है, प्रोसेसिंग, हैंडलिंग, कंट्रोल of official information either on paper or a digital form in the central secretariat across central ministries and departments। To provide sufficient flexibility, the manual suggests the issue of departmental instructions। देखिए याद रखिए कि जो मैनुअल है ये कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है कि डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस इशू करने हैं अपने तरफ से, which could supplement or vary within broad limits the prescribed procedure to suit special conditions and requirements। मतलब ये एक तरीके से ये ब्रॉड यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, डिपार्टमेंट को उसके अकॉर्डिंग भी अपने तरफ से डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस इशू करनी है, दैट कुड सप्लीमेंट और वेरी विद इन ब्रॉड लिमिट्स द प्रेस्क्राइब प्रोसीजर टू सूट स्पेशल कंडीशन रिक्वायरमेंट। किसी डिपार्टमेंट की अगर अलग रिक्वायरमेंट है तो वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। द वेरियस प्रोविजन ऑफ दिस मैनुअल विच विजुअलाइज इशू ऑफ डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस आर लिस्टेड इन अपेंडिक्स 1.1। ईच डिपार्टमेंट में डिवाइज, देखिए जो वेरियस प्रोविजंस है इस मैनुअल के जो कि विजुअलाइज करता है डिपार्टमेंट, विजुअलाइज इशू ऑफ डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस आर लिस्टेड इन अपेंडिक्स 1.1 के अंदर दे रखा है। Each department may devise suitable arrangements including inspection to ensure compliance of provision contained in this manual and department instruction issued by it। ठीक है, तो हर एक डिपार्टमेंट को एक जो स्पेशल suitable arrangement जो उसको डिवाइस करना है उसको बनाना है, including inspections to ensure compliance of provisions contained in this manual। ऑलराइट, तो नेक्स्ट यहाँ तक हो गया क्लियर आपका। चलिए चलते हैं इस पर। ये देखिए मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिपार्टमेंट आर टू इशू डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस। ये आपको क्लियरली दे रखा है कि जहाँ पर आप जो है डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं या फिर आपको देनी है, क्योंकि हो सकता है कि जो आपका है ये अलग से काम करे, ठीक है। एंड यस, अब ये जो आपको ना यहाँ से याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे अब हम इसको पढ़ेंगे, जैसे डेजिग्नेटिंग लिंक ऑफिसर, तो आप ऑटोमेटिकली जब हम इसको आगे आगे एमओपी को पढ़ेंगे उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम सीधा सीधा चैप्टर नंबर 2 पर चलते हैं। यहाँ से बनता है हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये इंट्रोडक्शन मैंने किस लिए पढ़ा, सो दैट कि इंट्रोडक्शन का हमें थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए कि हाँ इंट्रोडक्शन है किस चीज़ के लिए, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 से यहाँ पर हमारा थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर अब ध्यान देंगे। तो हमारे हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से काम करती है, कौन कौन किस उसमें आता है, वो बताया आपको। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन फॉर्मली वेस्ट्स इन दी प्रेसिडेंट। यही पहला क्वेश्चन ही आया हुआ है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो किसके अंदर है, किसके अंदर वेस्ट है, हु वेस्ट ऑल दीज पावर्स, ठीक है। यूनियन की जो पावर है एग्जीक्यूटिव पावर है, ये पहला क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है। दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि जो प्रेसिडेंट है ही हैज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन formally vested in the president and may be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution, ठीक है। या फिर अपने जो इनके जो ऑफिसर्स है सबॉर्डिनेट उनके थ्रू भी वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर आता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब मिनिस्टर्स की जो है एक काउंसिल है, होती है ना, जैसे कि अभी हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो जिसमें जिनको मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो दिया गया, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज और हर फंक्शन द प्रेसिडेंट इज एडेड एंड एडवाइज्ड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए अब अपने जो फंक्शंस काम करने के लिए, हालांकि जितने भी काम, जितने भी वर्क है, जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं यूनियन के अंदर, वो सब प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाते हैं, किनके द्वारा,
ईदर बाय हिम डायरेक्टली, या तो वो खुद से करते हैं या फिर उनके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू करवाते हैं, ठीक है। Now the Council of Minister. In the exercise of his or her functions, the President is aided by, President को help मिलती है किससे, and advised by a Council of Minister. Council of Ministers के थ्रू उनको help मिल जाती है। जो Council of Minister कौन head करता है, ये भी important है कि Council of Minister जो है, जो भी है, इनको head कौन करता है, that is the Prime Minister is heading the Council of Minister. In actual practice, the executive power of the Union resides in the Council of Minister. अब ये कह रहा है लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर दो इट इज टेकन ऑलवेज इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर उनके जो ऑफिस है वो ऑफिसर जो है सबऑर्डिनेट ऑफिसर लाइक आईएएस ऑफिसर्स वो करते हैं, आईएएस आईपीएस करते हैं। बट एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की ना, दैट रिजाइड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर लाई करती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर। जो हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो 3 कैटेगरीज के मिनिस्ट्रीज होते हैं। फर्स्ट है आपका कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, सबसे जो टॉप जिसको आप कहते हैं वो टॉप मिनिस्टर्स जो होते हैं दे आर कैबिनेट मिनिस्टर्स। सेकंड आता है आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिसको हम एमओएस बोलते हैं, और थर्ड आता है आपका डेप्यूटी मिनिस्टर। तो ये 3 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या क्या आता है आपका, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एज वेल एज द डेप्यूटी मिनिस्टर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा आप, ओके। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर 3 कैटेगरीज हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। नेक्स्ट आपका द कैबिनेट विच कंसिस्ट्स ऑफ cabinet ministers is responsible for shaping the overall policies of the government in discharging its responsibility। देखिए कैबिनेट का काम क्या है, कैबिनेट का काम है यहाँ पर ओवरऑल, ठीक है, जो ओवरऑल शेपिंग ऑफ पॉलिसीज, मतलब पूरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ओवरऑल पॉलिसीज है उनको वो शेप करते हैं। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो एमओएस है विद इंडिपेंडेंट चार्ज ऑल्सो अटेंड ए कैबिनेट मीटिंग, ठीक है। इसके अलावा जो एमओएस है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, वो क्या करते हैं, जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है, ही ऑल्सो अटेंड्स अ कैबिनेट मीटिंग, वो भी कैबिनेट मीटिंग को अटेंड करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा इस पर भी। व्हेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज और हर डिपार्टमेंट इज कंसर्न, जब उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी बात होती है तो वो कैबिनेट मीटिंग को अटेंड करते हैं क्योंकि उनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है। द कैबिनेट ऑल्सो फंक्शन थ्रू इट्स कमिटी, और कैबिनेट जो है अपनी कमिटीज के थ्रू भी वर्क करती है, ठीक है। ये अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ इजी पार्ट है, बट यही इन्हीं में से क्वेश्चंस आ जाएगा। एंड सीरियसली टेलिंग यू थोड़े से ट्रिकी, और उस टाइम पर जो है जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं होगा विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो कहीं ना कहीं इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड एवरीथिंग एंड यस टू रिवाइज द इम्पॉर्टेंट वन, राइट। ये आ गया समझ में आपको? हाँ, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर जो है प्रेसिडेंट के हाथ में है, डायरेक्टली या फिर अपने ऑफिसर्स के थ्रू उसको करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। प्रेसिडेंट को जो है एड और एडवाइस किया जाता है बाय दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअल प्रैक्टिस में एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे लाई करती है। 3 टाइप का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, 3 कैटेगरी में इनको बांटा गया है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर्स। कैबिनेट के अंदर जो है, कैबिनेट का मेन काम क्या है, दैट इज फॉर शेपिंग दी ओवरऑल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। एमओएस का काम क्या है, जो भी इंडिपेंडेंट चार्ज है ही अटेंड्स ए कैबिनेट मीटिंग, जब भी उनके सब्जेक्ट मैटर डिपार्टमेंट से बात होती है। कैबिनेट जो है अपने फंक्शन जो है अपने कमिटीज के थ्रू भी करते हैं, ठीक है। कैबिनेट जो है ऑल्सो फंक्शंस थ्रू इट्स कमिटीज, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एलोकेशन और ट्रांजैक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। देखिए, अमंग द रूल्स इशूड बाय द प्रेसिडेंट फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 77(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 77(3) आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा आपको स्पेसिफिकली ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। अब वो ये नहीं लिख रहे हैं कि हमारा जो है सेक्शन आर्टिकल 77(3) में क्या है, कुछ नहीं बता रहे हैं वो आपको। तो आपको याद रखना है कि जो भी among the rules issued by the president for the convenient transaction of the business of the government under article 77(3) के अंडर जो प्रेसिडेंट है वो कुछ रूल्स को इशू करते हैं, ठीक है। वो क्या क्या रूल्स हैं, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया AOBR रूल्स है 1961 के। AOBR क्या है, 1961, ठीक है, और TOBR है आपका 1961। तो 1961 इंपॉर्टेंट है, और 77(3) के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है वो रूल्स को इशू करते हैं फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ओके, नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961, उसका काम क्या है, दैट एलोकेट्स द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट अमंग इट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर जो AOBR है आपका, AOBR का मेन फंक्शन क्या है, दैट एलोकेट्स, ये एलोकेट करता है द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट अमंग इट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स।
which are assigned to the charge of the ministers by the president on the advice of prime minister. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन डिपार्टमेंट को जो चार्ज दिया जाता है, चार्ज जो एलोकेट किया जाता है, बिजनेस जो एलोकेट किया जाता है, वो AOBR के अंडर किया जाता है. ठीक है, मिनिस्टर्स को बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. In relation to business allotted to a minister, these rules also permit the association of other minister or deputy minister to perform such function as may be specifically assigned to him. देखिए, इन रिलेशन टू द बिजनेस अलॉटेड टू अ मिनिस्टर, किसी भी मिनिस्टर को कोई भी डिपार्टमेंट का चार्ज दिया, ठीक है, तो दीज रूल्स, यही जो रूल्स है AOBR, यही जो रूल्स हैं, यही आपको परमिट करते हैं. दीज रूल्स ऑल्सो परमिट द एसोसिएशन ऑफ अनदर मिनिस्टर, जिनको आप बोल रहे हैं डेप्यूटी मिनिस्टर जो हैं, उनको परमिट करते हैं टू परफॉर्म सच फंक्शंस एज मे बी स्पेसिफिकली असाइंड टू देम. ठीक है, तो यही AOBR ही उनको, डेप्यूटी मिनिस्टर्स को भी यही बताते हैं कि हाँ, आप इनके साथ अटैच है और इस तरीके से आप काम कर रहे हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो TOBR है 1961, TOBR वो क्या काम करता है? देखिए, यहाँ पर तो AOBR में आपने दे दिया क्या, एलोकेट कर दिया, और ये जो TOBR है दैट सीक्स टू डिफाइन द अथॉरिटी, वो आपको डिफाइन करते हैं कि किस किस की क्या क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ऑब्लिगेशंस है हर एक डिपार्टमेंट का, इन द मैटर ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिजनेस, कि किस तरीके से आपको जो अपना बिजनेस जो है आपको दिया गया है, उसको किस किस तरीके से आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अथॉरिटी है, क्या ऑब्लिगेशंस है आपकी, जो भी आपको डिपार्टमेंट दिया गया है. While providing that the business allotted to a department will be disposed of by or under the direction of minister in charge, these rules also specify. देखिए, ये देने के साथ साथ जो बिजनेस अलॉटेड टू अ डिपार्टमेंट, एक बिजनेस को जो भी डिपार्टमेंट दिया गया है, विल बी डिस्पोज्ड ऑफ, while providing that the business allotted to a department will be disposed of by or under the direction of minister in charge, जो भी मिनिस्टर इन चार्ज है उनका, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है. while providing that the business, जो भी बिजनेस आपको दिया गया है allotted to a department will be disposed of, ये डिस्पोज ऑफ किया जाएगा by, या तो मिनिस्टर के द्वारा, या फिर under the directions of the minister in charge, या तो मिनिस्टर खुद डिसीजन लेंगे, या फिर जो वो डायरेक्शंस देंगे वो फॉलो करनी है. These rules also specify, ये TOBR और क्या बोलता है आपका, केसेस और क्लासेस ऑफ केसेस टू बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट. TOBR के अंदर बताता है कि कौन कौन से केसेस हैं जो कि प्रेसिडेंट के पास सबमिट होंगे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के पास सबमिट होंगे, कौन से केस कैबिनेट के पास आएंगे, या कौन से केस जो है कैबिनेट कमिटीज के पास आएंगे फॉर प्रायर अप्रूवल. दिस इज इंपॉर्टेंट कि यही आपका जो TOBR है वो आपको बताता है कि प्रायर अप्रूवल के लिए किस किस के पास कौन कौन से केसेस आएंगे. Second, the circumstances in which the department primarily concerned with the business under disposal will have to consult other department. कौन कौन से केस के अंदर जो डिपार्टमेंट है they have to consult other departments, ये आपको TOBR बताता है. And secure their concurrence comments before taking final decisions. देखिए, सबसे पहले AOBR में आपको ये दे दिया गया कि ये मिनिस्ट्रीज आपको डील करनी है, बट TOBR आपको बताता है कि आपके इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्या आपकी अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आपकी ऑब्लिगेशंस है, और ये सब कुछ जो है मिनिस्टर इंचार्ज करेंगे, मिनिस्टर इंचार्ज के डायरेक्शंस पर होगा या वो खुद करेंगे. ठीक है, तो TOBR आपको बताता है कि आपको प्रायर अप्रूवल लेने की किस केस में जरूरत है, आपको किस किस केसेस के अंदर अदर डिपार्टमेंट्स को कंसल्ट करने की जरूरत है. ठीक है, तो ये रहा आपका अब तक कि हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से काम चलता है. तो सबसे पहले प्रेसिडेंट आए आपके, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आए, अब AOBR TOBR के थ्रू आपको डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में बांट दिया गया. अब आता है मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के बारे में कि क्या होता है मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट. देखिए, अब मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज. मेन काम क्या है इनका, दैट इज वो क्या करते हैं, पॉलिसीज स्कीम्स जो है गवर्नमेंट की वो बनाते हैं इन रिलेशन टू बिजनेस एलोकेटेड टू, जो भी बिजनेस उनको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, और उनकी इम्प्लीमेंट कराते हैं, उनको मॉनिटरिंग करते हैं और रिव्यू करते हैं. तो यही हर एक मिनिस्टर, हर एक डिपार्टमेंट का काम क्या है कि जो भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को जो भी आपको बिजनेस दिया गया है उसके लिए आपको पॉलिसीज बनानी है, स्कीम बनानी है, और इनको इम्प्लीमेंट करवाना है, मॉनिटर करना है और रिव्यू करना है. ठीक है, तो ये काम है आपका मिनिस्ट्रीज का. सेकेंड है आपका फॉर द एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस अलॉटेड टू इट, डिपार्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू विंग्स. अब एफिशिएंट डिस्पोजल के लिए क्या किया गया है, डिपार्टमेंट को डिवाइड किया गया है किस किस के अंदर, विंग्स के अंदर, डिवीजन के अंदर, ब्रांचेस के अंदर, सेक्शंस के अंदर, सेल्स के अंदर. तो यही है जो विंग हेड होता है आपका JS एंड अबव होता है. डिविजन्स जो होती हैं आपकी डिविजन्स होती हैं जिसमें DS और डायरेक्टर होते हैं. ब्रांचेस आपके अंडर सेक्रेटरी के अंडर में होते हैं. सेक्शंस आपके सेक्शन ऑफिसर के अंडर में होते हैं. ठीक है, तो इसलिए जो पूरे डिपार्टमेंट को बांट दिया गया है सो दैट एफिशिएंट उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सके काम को.
अ डिपार्टमेंट इज नॉर्मली हेडेड बाय अ सेक्रेटरी। देखिए जो डिपार्टमेंट है यूजुअली जो है नॉर्मली हेडेड बाय अ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु एक्ट्स एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। ये जो सेक्रेटरी होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, ठीक है, ऑफ द डिपार्टमेंट एंड प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ द मिनिस्टर ऑन ऑल मैटर्स। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट दैट दे आर द प्रिंसिपल एडवाइजर, दे आर द प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ द मिनिस्टर ऑन ऑल मैटर ऑफ पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन विद इन द डिपार्टमेंट। किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर मिनिस्टर को कुछ भी लेना है, मिनिस्टर को अगर कोई भी एडवाइस लेनी है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है, तो वो सेक्रेटरी ही देंगे। ऑलराइट, ठीक है, तो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो है उसको हेड कौन करते हैं, सेक्रेटरी करते हैं। एंड सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। ये क्वेश्चन भी आया है कि हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ अ डिपार्टमेंट, तो सेक्रेटरी होता है। और उनका एज वेल एज ही इज द प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है। सबसे पहले वही मिनिस्टर को अपनी पॉलिसीज के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, डिपार्टमेंट के सब कुछ जो है पूरे सेक्रेटरी प्रोवाइड करते हैं। द वर्क इन अ डिपार्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू विंग्स with a special secretary, additional secretary, joint secretary in charge of each wing। हर एक विंग जो डिपार्टमेंट के अंदर जो है विंग्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसके अंदर जो जॉइंट सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है, स्पेशल सेक्रेटरी है, उनको हर एक विंग का जो है चार्ज बनाया गया है, इंचार्ज बनाया गया, राइट। ओके, तो द वर्क इन डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट के वर्क को बांटा गया है किसमें, डिवाइडेड इनटू विंग्स। विंग्स के जो हेड होंगे वो या तो आपके स्पेशल सेक्रेटरी होंगे, एडिशनल सेक्रेटरी होंगे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम जॉइंट सेक्रेटरी। अ विंग कंप्राइजेज ऑफ अ नंबर ऑफ डिवीजन। अब एक विंग के अंदर बहुत सारी डिविजन्स हो सकती हैं। विंग के अंदर क्या होता है, बहुत सारे डिवीजन। ये क्वेश्चन अंदर आया है एग्जाम में कि विंग के अंदर जो है डिविजन्स होती है, ईच फंक्शनिंग अंडर द चार्ज ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द लेवल ऑफ डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर या फिर डिप्टी सेक्रेटरी के अंडर में होता है, या फिर इक्विवेलेंट ऑफिसर, जिनको डिवीजन हेड बोला जाता है, ठीक है। अ डिवीजन मे हैव ब्रांचेस। अब उस डिवीजन के नीचे होता है ब्रांचेस, ईच अंडर द चार्ज ऑफ एन अंडर सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट ऑफिसर एज ब्रांच ऑफिसर। जो यूएस है उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है ब्रांच ऑफिसर्स। अंडर सेक्रेटरी जो है दे बिकम्स ब्रांच ऑफिसर्स। और जो विंग है, विंग जो है वो आपको दिया गया जेएस, एएस और स्पेशल सेक्रेटरी के अंडर। और अगर हम बात करें विंग जो है, विंग को बांट दिया उन्होंने डिविजन्स में। डिविजन्स जो है उसमें अंदर डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर जो है इनके डिवीजन हेड होते हैं, ठीक है, राइट। अब बात आता है सबसे नीचे लेवल पे, दैट इज सेक्शन के ऊपर बात आता है। अ सेक्शन और अ डेस्क इज द लोवेस्ट यूनिट इन अ डिपार्टमेंट। सबसे लोवेस्ट यूनिट है सेक्शन, ठीक है। सेक्शन सबसे लोएस्ट यूनिट है डिपार्टमेंट के अंदर विद अ वेल डिफाइंड एरिया ऑफ वर्क, जिसके अंदर पहले से काफी डिफाइन होता है कि आपको क्या काम करना है। इट कंसिस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जिनके अंदर होते हैं, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट्स एंड एज डीलिंग ऑफिसर्स एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट्स एज क्लैरिकल सपोर्ट। देखिए सबका काम डिफाइन कर रखा है। यहाँ पर क्या होते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट्स दे आर डीलिंग ऑफिसर्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट्स जो है आर द डीलिंग ऑफिसर्स, तो द आंसर इज नो, दे आर नॉट। यही पूछ लेगा, कुछ नहीं पता डीलिंग ऑफिसर कौन है आपका, तो एएसओज एंड एसएसए, ठीक है, तो दे आर द डीलिंग ऑफिसर। अगर आपसे पूछा जाए अच्छा फिर क्लरिकल सपोर्ट के लिए कौन है आपके पास, क्लरिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपको ये जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो होते हैं, जेएसएस जो होते हैं, दे प्रोवाइड यू द क्लरिकल सपोर्ट। Sections are supervised by SO or equivalent officer. There are departments that have a unit or cell which is almost similar to a section. कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं that have a unit or cell है जिनके पास which is almost similar to a section, जो कि सेक्शन से बिल्कुल सिमिलर होती है। Initial processing and submission of cases through noting and drafting is primarily done by dealing officers of the level of ASA, SSA और GSA, ठीक है, तो वो काम जो है इनके थ्रू किया जाता है। However, there are instances where cases are to be initiated at higher level. कौन सा केस है, जब भी मिनिस्टर को कोई भी फाइल पुटअप होती है तो डीएस और डायरेक्टर लेवल से पुटअप होती है।
Even in such cases, functionaries in the section will provide the required assistance. लेकिन yes, उस केस में भी जो है आपको information आप अपने तरफ से पूरी support provide करनी है. Dealing with cases independently with stenographic assistance and submit them to his or her next higher officer in the hierarchy. देखिए, even in each such cases, in such cases के अंदर भी, ठीक है, जो भी सेक्शन है दैट विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड असिस्टेंस, जो भी रिक्वायर्ड असिस्टेंस है उसको प्रोवाइड करेंगे. डेस्क फंक्शनरीज, जो भी डेस्क जो सपोर्ट है, किसी किसी में डेस्क वर्क होता है, डेस्क वर्क समझते हैं आप, जिसमें एसओ जो है खुद ही सब कुछ डील करते हैं. तो डेस्क फंक्शनरीज डील विद केसेस इंडिपेंडेंटली विद स्टेनोग्राफिक असिस्टेंस. कहीं कहीं पर डेस्क सिस्टम है जहाँ पर जो है पूरा इंडिपेंडेंटली, दे डोंट हैव एएसओज टू वर्क विद, राइट. तो वहाँ पर क्या है, डेस्क सिस्टम चलता है जहाँ पर जो है वो इंडिपेंडेंटली सब कुछ डील करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टेनोग्राफिक असिस्टेंस उनको दी जाती है, एंड सबमिट देम टू हिज और हर नेक्स्ट हायर ऑफिसर इन द हायरार्की. और वो अपने सीनियर ऑफिसर्स को वो फाइल सबमिट करते हैं, उसको बोलते हैं डेस्क फंक्शनरीज. और जो है यूजली जो है एएसओज भी डेस्क पर काम करते हैं, एंड यस एसओज भी जो है इंडिपेंडेंटली ऐसा काम करते हैं. ओके. Now, while the above represents the commonly adopted pattern of organization of a department, there are certain variations. कुछ अलग अलग variations भी है जो ऊपर बताया है इससे. The most notable among them being the desk officer systems. जो सबसे अलग है वहां पर वो क्या है, वो है आपका desk officer system. ये क्या है बताते हैं. In this system, the work of a department at the lowest level is organized into distinct functional desks, each manned by desk functionaries of appropriate ranks. Okay. इट इज नॉट ओनली डन बाय एसओ एंड एएसओ. ये देखिए यहाँ पर जो है अंडर सेक्रेटरी रैंक भी जो है वो डेस्क ऑफिसर हो सकते हैं, होते हैं, रादर हो सकते नहीं होते हैं. तो हो सकता है कि डेस्क ऑफिसर अंडर सेक्रेटरी या सेक्शन ऑफिसर हो. ईच डेस्क फंक्शनरी हैंडल्स द केसेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड इज प्रोवाइडेड एडिक्वेट सपोर्ट स्टाफ. और उसको एडिक्वेटली जो है सपोर्ट जो है दी जाती है, ठीक है. तो डेस्क ऑफिसर सिस्टम होता है. इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, द वर्क ऑफ अ डिपार्टमेंट एट द लोवेस्ट लेवल. सबसे लोवेस्ट लेवल अगर देखिए किसी भी डिपार्टमेंट में तो वो होता है सेक्शन. लेकिन कहीं कहीं पर डेस्क सिस्टम चलता है जिसको हम बोलते हैं डेस्क ऑफिसर सिस्टम. इसके अंदर क्या होता है, द वर्क ऑफ अ डिपार्टमेंट एट द लोवेस्ट लेवल, जो हमारा वहाँ पर सेक्शन है वहाँ पर इसकी जगह पर क्या है, डेस्क ऑफिसर सिस्टम है. दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिस्टिंक्ट, अलग अलग फंक्शंस दिए जाते हैं फंक्शनल डेस्क पे, ठीक है. ईच मैन बाय डेस्क फंक्शनरीज, जिसके अंदर क्या होता है, डेस्क फंक्शनरीज प्रोवाइड किए जाते हैं ऑफ अप्रोप्रिएट रैंक. कौन कौन से रैंक के होते हैं, तो यूएस और एसओ होते हैं. तो मैं सोच रहा था एएसओ भी है, बट नो, आपको फोकस करना है कि डेस्क ऑफिसर सिस्टम जो है यूएस और एसओ होते हैं. एंड यस, दे हैंडल द केसेस हिमसेल्फ, बट दे आर प्रोवाइडेड एडिक्वेट सपोर्ट स्टाफ. उनको एडिक्वेट जो भी उनको सपोर्ट चाहिए, स्टाफ चाहिए, वो उनको दिया जाता है. ऑलराइट. मुझे लगता है कि इनको सिर्फ एएसओ वगैरह नहीं दिए जाते हैं जितना मैं सोच पा रहा हूँ, ठीक है. अगर दिए जाते हैं तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी गेट टू नो अबाउट इट, ठीक है. तो एडिकेट से सपोर्टिंग स्टाफ दिया जाता है, लाइक इनको जैसे ऊपर बताया गया है कि स्टेनोग्राफिक असिस्टेंस वगैरह दी जाती है, लाइक दिस. ओके. नाउ आगे बात करते हैं डेजिग्नेटेड सेक्शंस हैंडलिंग वर्क ऑफ ओएनएम डब्ल्यूएस एक्टिविटीज. अब ये क्या है, देखिए, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एसआईयू, Department of Expenditure, the O&M oblique IWSU setup has been abolished in the ministries. Okay. Hmm. ये है क्या वैसे? Okay. I don't know what it is. Okay, let's read this further so that we get to know कि है क्या exactly. अगर नहीं आता then we have to Google it. Okay. Okay. Based on the recommendations of SIU, मुझे नहीं पता ये SIU क्या है, इनकी रिकमेंडेशंस पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, दी O&M oblique IWSU setup has been abolished. Designated sections handling work of O&M oblique WS activities. कुछ सेक्शंस के अंदर डेजिग्नेटेड सेक्शंस हैंडलिंग वर्क कुछ था पहले, जो कि अब अबॉलिश कर दिया गया है मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के अंदर. वाइल डिपार्टमेंट ऑफ ARPG जो है प्रोवाइड सम इनिशिएटिव्स, incentive, information, advice, etc. The main task of evolving and implementing reform measures will continue to be the responsibility of all ministries who may entrust the job to their appropriate formation, like administration, coordination, etc. Strengthening of these divisions for handling the O&M work
for necessary improvements oblique simplification streamlining in administration in the ministries departments covered concerned will therefore be essential. Similar steps will be taken in the attached office subordinate office and public sector undertakings autonomous bodies. For O&M studies, Ministry Department will be guided by the Department of ARPG. As regards the work related to work measurement studies is concerned, the units will be guided by the Staff Inspection Unit. Okay, SIU तो हमें आ गया. That is SIU है आपका Staff Inspection Unit. I'm just reading it so that we get to know कि ये जो इन्होंने जो abbreviations दे रखी हैं क्या है. As regard the work related to work measurement studies is concerned, the units will be guided by Staff Inspection Unit of the Department of Expenditure. Functions to be performed in my okay 2.1 में कुछ दे रखा है इन्होंने अपेंडिक्स 2.1 में. क्या है 2.1 में? लेट्स फाइंड दिस. IWS भी आ गया आपके पास. यस, IWS है क्या आपका? दैट्स इंटरनल वर्क स्टडी. इंटरनल वर्क स्टडी यूनिट्स. ठीक है, ये दे रखा है आपको यहीं पर. O&M क्या है यहाँ पर? ऑलराइट, चलिए अभी थोड़ा सा इसको आई थिंक O&M ओब्लिक WS इंटरनल वर्क स्टडी यूनिट्स है या फिर O&M. चलो हम इसको इंटरनल वर्क स्टडी यूनिट्स करके ही इसको एक बार रीड कर लेते हैं क्योंकि ओब्लिक करके दे रखा है. दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू दिस वन, राइट. शुरू कर लेते हैं इसको. यस. ऑलराइट, डेजिग्नेटेड सेक्शंस हैंडलिंग वर्क ऑफ O&M ओब्लिक WS स्टडीज. देखिए, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस दी गई थी स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट ने. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की एक यूनिट है जो है क्या है, स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट. ठीक है, दी O&M ओब्लिक या फिर जो इंटरनल वर्क स्टडी यूनिट्स है सेटअप हैज़ बिन. जो इंटरनल वर्क स्टडी यूनिट्स जो अपने ही जो इंटरनल जो डिपार्टमेंट के अंदर जो स्टडी यूनिट्स है उनको जो है अबॉलिश कर दिया गया है मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स ने. while Department of DRPG provides some initiative, incentive, information, advice, etc. देखिए, पहले जो होता था ना, जो हम इससे मेकआउट कर पा रहे हैं कि पहले ये होता था कि इंटरनल वर्क स्टडी यूनिट्स होती थी कि क्या क्या किस किस तरीके से मतलब जो है बनाया जाए, क्या क्या एनहेंसमेंट की जाए, किस किस में क्या क्या होना चाहिए. अब उसका जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है प्रोवाइड कर दिया DRPG ने इन द फॉर्म ऑफ दिस MOP CSMOP. ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो SIU है, जो स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की, ठीक है, इसके बेसिस पे जो हमारा जो IWSU इंटरनल वर्क स्टडी यूनिट्स थी उनका जो सेटअप था उसको अबॉलिश कर दिया गया है. वाइल डिपार्टमेंट ऑफ ARPG प्रोवाइड सम इनिशिएटिव. जो डिपार्टमेंट ऑफ ARPG है वो कुछ इनिशिएटिव बताता है, ठीक है, इंसेंटिव देता है, कोई इन्फॉर्मेशन देता है, एडवाइस देता है. बट जो मेन टास्क है इवॉल्विंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रिफॉर्म मेजर्स विल कंटिन्यू टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्ट्रीज. देखिए, क्योंकि उस मिनिस्ट्रीज के बारे में देखिए CSMOP एक ओवरऑल फ्रेमवर्क दिया है. इसके अलावा जो जो प्रॉब्लम जो भी इवॉल्व हो रहा है सिस्टम ना, वो तो सिर्फ उस मिनिस्ट्री या उस डिपार्टमेंट को ही पता है ना, जो प्रॉब्लम्स वहाँ पर आ रही है. तो इसलिए यहाँ पर कह रहा है जो मेन टास्क है इवॉल्विंग का एंड इम्प्लीमेंटिंग रिफॉर्म मेजर्स दैट विल कंटिन्यू बी टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्ट्रीज. वो जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज उन्हीं का होगा. हु मे एंट्रेस द जॉब टू देयर अप्रोप्रिएट फॉर्मेशन. वो अपने आप ये जॉब को जो है एंट्रेस करेंगे, किसी न किसी को देंगे, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन को दे देंगे, कोऑर्डिनेशन सेक्शन को दे देंगे, लाइक दिस. Strengthening of these divisions for handling the O&M work for necessary improvement, streamlining and addition in the ministry's concern will therefore be essential. देखिए, तो इस तरीके से ये जो डिविजन है, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन हो गया, आपका कोऑर्डिनेशन डिवीजन हो गया, इनको स्ट्रेंथनिंग करना, ठीक है, सो दैट दे कैन हैंडल दिस. ये जो इंटरनल स्टडी यूनिट्स का जो वर्क है उसको संभाल सके फॉर नेसेसरी इंप्रूवमेंट, सिंप्लीफिकेशन, स्ट्रीमलाइन करने के लिए इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन द
इन द एडमिनिस्ट्रेशन इन द मिनिस्ट्रीज कंसर्न, ये इसेंशियल है। ठीक है, तो मतलब ये जो काम है, जो पहले आपको जो O&M वर्क का, जो इंटरनल वर्क स्टडी यूनिट्स का जो काम दे रखा था पहले, वो जो है अब अबॉलिश कर दिया गया है। उसकी जगह पर अब हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज कोऑर्डिनेशन सेक्शंस हैं जिनके अंडर जो है अब ये काम जो है उनके ऊपर डिपेंड कर दिया गया है। Similar steps will also be taken in the attached Similar steps will also be taken in the attached subordinate office and public sector undertakings oblique autonomous bodies. So similar steps जो है ये लिए जाएंगे with by the in the attached office subordinate office में and public sector undertakings में oblique autonomous bodies में। ठीक है, तो ये जो बेसिकली जो काम है इंटरनल वर्क स्टडी यूनिट्स का जो काम है, उसको अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट जो है आपका डील करेगा, के अंदर ये बोला गया है, राइट। अगर आपसे पूछा जाए तो कहीं ना कहीं ये पूछ सकते हैं कि स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट जो है वो कहाँ की है, तो आप कह सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की है। ठीक है, फॉर O&M स्टडीज मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट विल बी गाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ARPG। देखिए, अब इनकी स्टडीज जो इंटरनल वर्क स्टडीज को करने के लिए क्या है, DRPG ने गाइडलाइन दे रखी है ना कुछ, इट विल बी गाइडेड बाय DRPG एज रिगार्ड्स द वर्क रिलेटिंग टू वर्क मेजरमेंट स्टडीज इज कंसर्न द यूनिट्स विल बी गाइडेड बाय स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। देखिए, वर्क रिलेटिंग टू वर्क मेजरमेंट की जो वर्क है वो कितना हुआ है, वर्क मेजरमेंट की बात करें, अगर हम वर्क मेजरमेंट की बात करें स्टडी, इसके वर्क भी मतलब ये जो है ये कह रहे हैं ताकि कि पहले जो है इंटरनल वर्क स्टडी यूनिट्स होती थी जो मेजर करती थी कि कितना काम हुआ है, कैसे काम हुआ है, वो सब कुछ दे दिया आपने एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन को। और कुछ जो वर्क है दैट इज रिलेटेड टू मेजरमेंट, वर्क मेजरमेंट स्टडीज की वर्क जो है कितनी उसको मेजर करना है, कितना काम हुआ है, कैसे नहीं, दैट इज कंसर्न द यूनिट्स जो है विल बी गाइडेड बाय स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट। जो है स्टाफ को इंस्पेक्शन यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की, वो कंटिन्यू करेगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आया है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे इसको। इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंप्राइजिंग आर्मी हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर एंड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर्स विल बी एसोसिएटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज। आपको बता दूं यही यू का यू क्वेश्चन आया हुआ है कि इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो है उसके अंदर क्या क्या कंप्राइज है, तो उसके अंदर क्या क्या है, आपका आर्मी हेडक्वार्टर है, आपका नेवल हेडक्वार्टर है, आपका एयर हेडक्वार्टर है आपका, और डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर है, विल बी एसोसिएटेड। ये एग्जाम में पूछा गया है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर क्या क्या है डिफेंस का, तो आर्मी, नेवी और एयर तीनों का तो है ही, इसके साथ में डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर भी है। इट विल बी एसोसिएटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज। ये क्या है, इट विल बी एसोसिएटेड, ये कहीं ना कहीं एसोसिएट रहेगा, साथ में जुड़ा रहेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज। जब भी आप कोई भी पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है, इट विल बी एसोसिएटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज इन रिलेशन टू मैटर्स कंसर्निंग द डिफेंस ऑफ इंडिया। जब भी डिफेंस ऑफ इंडिया की बात आएगी, जब भी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन की बात आएगी, देन यस, ये जो इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जिसके अंदर चारों हेडक्वार्टर है, दैट इज आर्मी, नेवल, एयर अलॉन्ग विद डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर, इनको कंसल्ट किया जाएगा। ठीक है, they would be responsible for providing executive direction required in the implementation of policies laid down by the Ministry of Defense। तो ये जो हेडक्वार्टर है आपका इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस आपको प्रोवाइड करेंगे इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए लेड डाउन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कोई भी अगर मान लीजिए आता है कि ये पॉलिसीज़ जो है उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ये हेडक्वार्टर्स जो है वो करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा दोबारा इसको बेशक पढ़ लीजिएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हम भी इसको पढ़ लेते हैं। दे शैल एक्सरसाइज डेलीगेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स। अब ये जो चारों हेडक्वार्टर है, दैट मीन्स ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आ रहे हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में क्या क्या आ रहा है आपका, आर्मी हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर एंड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर्स। ठीक है, इट विल बी एसोसिएटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज। कोई भी आप पॉलिसीज बनाते हैं रिलेटिंग टू कंसर्निंग द डिफेंस ऑफ इंडिया, तो आपको इनको पिक्चर में लेके आना है। ओके, और या फिर डिफेंस ऑफ इंडिया या फिर आर्म्ड फोर्सेज के रिगार्डिंग कोई भी बनाते हैं, दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस प्रोवाइड करेंगे
इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बनाती है उनको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम क्या करेंगे, ये हेडक्वार्टर्स करेंगे। दे शैल एक्सरसाइज डेलीगेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल, और इसके अलावा क्या करेंगे वो, ये एक्सरसाइज करेंगे क्या, डेलीगेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स, दोनों ही इनके पास पावर्स होंगी, फाइनेंशियल पावर्स भी एज वेल एज डेलीगेटेड, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो पावर है, ठीक है, वो इनके ऊपर डेलीगेट की जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज फाइनेंशियल पावर्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द सर्विस हेडक्वार्टर्स नाउ डेजिग्नेटेड एज इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स रिमेन अनचेंज्ड। अब जो भी इनका रोल है, जो भी फंक्शंस है, इनको हम सर्विस हेडक्वार्टर भी कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये जो है इनको हम सर्विस हेडक्वार्टर्स भी कहते हैं। नाउ डेजिग्नेटेड एज इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स रिमेन अनचेंज, इसके अलावा जितने भी जो इनके काम है वो अनचेंज्ड रहेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था इसके बारे में, यही यू का यू क्वेश्चन आ रखा है कि इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिस, कि क्या क्या अटैच्ड ऑफिस क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिस क्या होते हैं, सच में बताऊं तो पता ही नहीं है, कंफ्यूज रहते हैं इसी में कि अटैच्ड ऑफिस क्या है, सबऑर्डिनेट ऑफिस क्या है। देखिए, where the execution of the policies of the government requires decentralization of executive action and or direction, a department may have its executive agencies as attached or subordinate offices. repeat करेंगे, where the execution of the policies, अब देखिए हमारा जो मेन काम क्या है, जो भी पॉलिसीज जो मिनिस्ट्रीज बना रही है उसको एग्जीक्यूट करना। तो वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वायर्स डिसेंट्रलाइज, जहां पर भी जो पॉलिसीज की जो एग्जीक्यूशन है, इफ दैट रिक्वायर्स डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि जो है नीचे सब सब डिवीजन लेवल पर आपको उसको डिसेंट्रलाइज करना है, ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन, उसको नीचे लेवल पर आपको डिसेंट्रल, मतलब नीचे वालों को पावर्स दे देनी है, आपको डिसेंट्रलाइज कर देना है। एंड और डायरेक्शन, ठीक है, अगर कोई भी एक्शन को या डायरेक्शन को अगर आपको डिसेंट्रलाइज करना है, अ डिपार्टमेंट मे हैव इट्स एग्जीक्यूटिव एजेंसीज। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ये क्या है, अगर आपसे कोई पूछे ये जो अटैच्ड ऑफिस हैं या सबऑर्डिनेट ऑफिस हैं ये क्या है, तो दीज आर एग्जीक्यूटिव एजेंसीज। ठीक है, इनको डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू पावर मिलती है। डिसेंट्रलाइज मतलब कि अपनी पावर को छोड़ देना। तो ऊपर जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज को चाहते हैं कि नीचे लेवल पर भी इसको इम्प्लीमेंट करवाएं, तो एक तरीके से ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, एक तरीके से ये एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं जो नीचे लेवल पर उसको काम को करती हैं। चलिए अब करते हैं, ये है क्या, सबसे पहले आपको पता चलिए ये एग्जीक्यूटिव एजेंसीज है। अब अटैच्ड ऑफिसेज वे क्या करता है, दैट प्रोवाइड डिटेल्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस रिक्वायर्ड in the implementation of the policies as laid down from time to time by the ministry or department to which they are attached। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा इसको, क्या है ये, कि जो भी अटैच्ड ऑफिसेस है ना, वो क्या करते हैं, दैट प्रोवाइडेड डिटेल्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन, वो क्या करते हैं अपने तरफ से देते हैं, एकदम पूरा डिटेल एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस देते हैं वो। रिक्वायर्ड, ये जो डिटेल पूरा एकदम पूरा मतलब डिटेल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस देते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, जो भी मिनिस्ट्रीज ने पॉलिसीज बनाई है उसको टाइम टू टाइम जो है अपने तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस देते रहते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो सर्व एज अ रिपोजिटरी ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन, ये वाला क्वेश्चन जो है इसके अंदर आया है, दैट दे ऑल्सो सर्व एज अ रिपोजिटरी ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो एडवाइज द डिपार्टमेंट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर डेल्ट बाय देम। तो ये जो है ये यू का यू एग्जाम के अंदर आ रखा है आपका। ठीक है, कि उससे पूछा गया है कि बच्चे बताइए इन दोनों में से जो है विच सर्व्स एज अ रिपोजिटरी ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन, अटैच्ड ऑफिस या सबऑर्डिनेट ऑफिस, पता ही नहीं है क्या है। तो जो अटैच्ड ऑफिसेज है, ठीक है, अटैच्ड नाम ही हो गया अटैच्ड ऑफिस। ठीक है, अटैच्ड ऑफिस का जो काम है वो क्या करना है, दैट इज टू प्रोवाइड डिटेल्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज। ठीक है, और इसके अलावा दे सर्व एज अ रिपोजिटरी ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो एडवाइज द डिपार्टमेंट ऑन दी, और ये एडवाइस भी करती हैं। ठीक है, ऑल्सो इट ऑल्सो एडवाइज द डिपार्टमेंट, क्योंकि नीचे लेवल पर जब ये कर रहे हैं सब कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो दे ऑल्सो एडवाइज द डिपार्टमेंट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर डेल्ट बाय देम, जो भी वो डील करते हैं उनको बताते हैं वो। ठीक है, तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका सबऑर्डिनेट ऑफिस का मतलब क्या होता है। सबऑर्डिनेट ऑफिस जो है दैट जनरली फंक्शंस एज फील्ड एस्टेब्लिशमेंट, ये एक फील्ड एस्टेब्लिशमेंट की तरह काम करता है, और या फिर उन एजेंसीज की तरह काम करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर एग्जीक्यूटिव
फॉर डिटेल एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए काम इसका भी वही है, बट ये क्या है, ये फील्ड एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। जो सबऑर्डिनेट ऑफिसेज क्या है, ये एक फील्ड एस्टेब्लिशमेंट है, और जो अटैच्ड ऑफिसेज हैं वो क्या है, वो एक तरीके से मतलब पूरा ही एज गुड एज, मतलब समझ लीजिए वही मिनिस्ट्री बस नीचे वाला काम कर रही है, उन्हीं को इम्प्लीमेंट कर रही है। सबऑर्डिनेट ऑफिस का मतलब होता है जनरली फंक्शन करता है एज अ फील्ड इस्टेब्लिशमेंट, कि फील्ड के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट्स है ना वो सबऑर्डिनेट ऑफिस है, और वो एजेंसीज हैं इस तरीके की जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो नीचे लेवल पर डिटेल एग्जीक्यूशन करती हैं पॉलिसीज का। दे फंक्शन अंडर द डायरेक्शन ऑफ एन अटैच्ड ऑफिस। दिस इज रियली रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, that these subordinate offices they function under the direction of an attached office। ये सच बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सबऑर्डिनेट ऑफिसेज है वो अटैच्ड ऑफिसेज के अंडर काम करते हैं, ठीक है। दे फंक्शन अंडर द डायरेक्शन ऑफ एन अटैच्ड ऑफिस, और वेयर द वॉल्यूम ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन इन्वॉल्व इज नॉट सो कंसिडरेबल डायरेक्टली अंडर डिपार्टमेंट। देखिए जहां पर अगर मान लीजिए बहुत सारे डायरेक्शंस नहीं आती हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस जो है इज नॉट कंसिडरेबल, बहुत ज़्यादा नहीं है, डिपार्टमेंट छोटा है, तो वो एक तरीके से डायरेक्टली जो है डिपार्टमेंट के अंडर में काम करती हैं, ठीक है। वेयर द वॉल्यूम ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन इन्वॉल्व इज नॉट सो कंसिडरेबल, इज नॉट कंसिडरेबल, तो देन जो है दे वर्क अंडर द डिपार्टमेंट। इन द लेटर केस, जो बाद वाला केस है जिसमें ये डिपार्टमेंट के अंडर में काम करती हैं, दे असिस्ट द डिपार्टमेंट्स कंसर्न्ड इन हैंडलिंग टेक्निकल मैटर्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जहां पर ये डायरेक्टली अंडर डिपार्टमेंट है, ठीक है, देन इन दैट केस दे असिस्ट द डिपार्टमेंट कंसर्न इन हैंडलिंग टेक्निकल मैटर्स, ठीक है। ऊपर वाला था वो रिपोजिटरी ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, एडवाइस करेगा डिपार्टमेंट में, लेकिन यहाँ पर जहां पर सबऑर्डिनेट ऑफिस इफ दे आर वर्किंग अंडर डायरेक्टली अंडर द डिपार्टमेंट, इस केस में दे असिस्ट द डिपार्टमेंट कंसर्न इन हैंडलिंग टेक्निकल मैटर्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जितनी बार रिवाइज करें कीजिए। आपको यू शुड नो कि अटैच्ड ऑफिसेज क्या है और सबऑर्डिनेट ऑफिसेज क्या है, बिकॉज हमें एग्जैक्टली नहीं पता है। सही बताऊं तो मुझे भी पढ़ने से पहले वी हैड सम आइडिया, लेकिन इतना क्लैरिफिकेशन नहीं थी। तो अटैच्ड ऑफिस क्या है और सबऑर्डिनेट ऑफिस क्या है, आई थिंक इट्स क्लियर। देखिए जब भी आपको बताएंगे अटैच्ड ऑफिस और सबऑर्डिनेट ऑफिस क्या है, दैट इज जो भी पॉलिसीज जो मिनिस्ट्रीज बनाती है उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी पावर्स को डिसेंट्रलाइज करे। जब जैसे जैसे डिसेंट्रलाइज करेंगे, तो जैसे ही डिसेंट्रलाइज करेंगे तो उनके पास अटैच्ड ऑफिस और सबऑर्डिनेट ऑफिस को क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो अटैच्ड ऑफिस और सबऑर्डिनेट ऑफिस हैं, दे आर बेसिकली दी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं, ठीक है, और ये किसी भी डिपार्टमेंट की। तो अटैच्ड ऑफिस की बात करें, अटैच्ड ऑफिस का काम है दैट इज टू प्रोवाइड डिटेल्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है इन इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द पॉलिसीज, ठीक है। जो भी डिपार्टमेंट अपने तरफ से पॉलिसीज बनाता है उसके लिए वो क्या करता है, डिटेल्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस जो है प्रोवाइड करता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड है दे ऑल्सो सर्व एज ए रिपोजिटरी ऑफ, रिपोजिटरी वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिपोजिटरी ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो है इसी के पास है, अटैच्ड ऑफिस के पास। ऑल्सो जिस भी मैटर पे वो डील करते हैं उनको वो डिपार्टमेंट को एडवाइस भी करते हैं। सबऑर्डिनेट ऑफिस जो है एक फील्ड एस्टेब्लिशमेंट की तरह काम करता है, और ये रिस्पॉन्सिबल है यही सेम डिटेल्ड एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज, बट दे फंक्शन अंडर द डायरेक्शन ऑफ एन अटैच्ड ऑफिस। ये अटैच्ड ऑफिस के अंडर काम करता है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप ये लिख सकते हैं अगर आप चाहें कि सबसे ऊपर हो गया आपका मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री के नीचे आ गया आपका अटैच्ड ऑफिस, ठीक है। अटैच्ड ऑफिस के नीचे आ गया आपका सबऑर्डिनेट ऑफिस। ये आप लिख लीजिए कहीं ना कहीं, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए जहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन है वो इतनी कंसिडरेबल अमाउंट में नहीं है, तो वो जो है सीधा सीधा आपको असिस्ट करते हैं डिपार्टमेंट्स को। इस केस में क्या होता है, दे असिस्ट द डिपार्टमेंट कंसर्न इन हैंडलिंग टेक्निकल मैटर्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। वो ऐसा करते हैं, डायरेक्टली डिपार्टमेंट को वो जो है असिस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एज द नेम सजेस्ट, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनी है वही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। कौन कौन सी बॉडीज बनी है ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एक क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। तो बोलते हैं सच बॉडीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सच एज, ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ये यूकायू एग्जाम में आ रखा है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। यू नेवर नो, यूपीएससी में आस्क अ क्वेश्चन।
तो क्या है इसके अंदर, सच एज CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अब इन्होंने दे दिया ATC एटसेट्रा। ओके, तो व्हाट इफ आई आस्क यू, क्योंकि वहां पर तो क्या है, वो कुछ भी पूछ लेगा आपसे, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि ये जो बॉडीज के जो नाम है ना, आई वुड लाइक टू पुट समथिंग हियर, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर। अगर मैं बात करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ इंडिया, क्या आता है हमारे पास? अच्छा, इलेक्शन कमीशन, चलो हमें दे रखा है। फाइनेंस कमीशन, देखिए ये काफ़ी कुछ दे रखा है, अगर आप चाहते हैं तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी है आपका। देन वी हैव CAG है, इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट भी है, फॉर शेड्यूल ट्राइब भी है, बैकवर्ड भी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ भी है, UPSC है, स्टेट PCS है, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको मिल गया ना, थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली इस चीज़ के बारे में। यस, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन टू राइट डाउन दीज थिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है यार, सीरियसली, क्योंकि UPSC सिर्फ ये इन्होंने तो 3 लिख के बोल दिया, UPSC सिर्फ इनसे नहीं पूछेगी ना, कुछ भी पूछ लेगी आपसे। तो लेट्स ऐड दिस इन योर नोटबुक। सबसे पहले हम भी इसमें ऐड कर रहे हैं, सबसे पहले इसके अंदर दिया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आई एम जस्ट एडिंग दिस, तो इट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या है, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देन वी हैव CAG इज गिवन हियर, ठीक है। इलेक्शन कमीशन इज गिवन हियर, ओके। देन वी हैव फाइनेंस कमीशन, हमें पता होना चाहिए ये चीज़, ठीक है, फाइनेंस कमीशन है हमारे पास। देन वी हैव नेशनल कमीशन फॉरेस्ट, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेशनल कमीशन फॉर SC, ओके। देन यू कैन राइट डाउन, एक ही में करने के लिए उसको नेक्स्ट कर लीजिए ST, और थर्ड कर लीजिए BC, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस। और यहाँ पर एक और भी आया है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक, के अंदर UPSC तो इसके अंदर दे ही रखा है आपको, ठीक है। देन वी हैव स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, हमें सीरियसली बताऊं तो नहीं पता होता इन चीज़ों के बारे में, बट मेक श्योर कि आप ये ऐसा करें, ओके। प्लीज एवरीवन राइट द नेम ऑफ ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। और देखिए UPSC के बाद स्टेट PCSC भी आता है आपके पास, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट PSC ये आता है, ठीक है। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। तो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, हमने देख लिया कोई कॉन्स्टिट्यूट, और ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो सच बॉडीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो कौन सी है? CAG हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, UPSC हो गया। अब कैसे इसको याद करेंगे आप? CAG तो हो गया, इलेक्शन कमीशन भी हो गया, UPSC के साथ साथ जोड़ देंगे आप इसमें स्टेट PSC, तो ये भी हो गया हमारे पास, एक पता चल गया आपके पास। इसके बाद हम अगर जो अभी जस्ट रिकॉल कर रहे हैं हम उसको, तो नेशनल कमीशन फॉर ST SC BC, 3 तो यही थी इकट्ठी, ये भी याद हो गया। फाइनेंस कमीशन थी एक, चलिए ये भी याद हो गया। देन वी हैव अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो इंपॉर्टेंट है, वो नहीं भूल गए थे हम। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको इसी तरीके से याद करते हुए चलना है, ओके। और ये एग्जाम में आ रखा है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलता है स्टैट्यूटरी बॉडीज। अब स्टैट्यूटरी मतलब क्या होता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडीज का मतलब है वो किसी एक्ट के थ्रू आया है। तो जो है, सच बॉडीज आर स्टेब्लिश अंडर द स्टैट्यूट और एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी एक्ट या पार्लियामेंट के थ्रू जब स्टेब्लिश किया जाता है तो दैट बिकम्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, किसी भी एक्ट के थ्रू अगर आता है। दे वर्क विद इन द स्कोप मैंडेट, they work within the scope, mandate and powers legally provided by them by an act of parliament। तो ये जो है स्टैट्यूटरी बॉडीज जो हैं,
ये इनका एक स्कोप, एक दायरा है, उसी दायरे के अंदर इनको काम करना है। दे वर्क विद इन द स्कोप, मैंडेट एंड पावर्स लीगली प्रोवाइडेड। ये इंपॉर्टेंट है कि जो ये किस तरीके से काम करती है, इनका एक स्कोप है, एक दायरा है, एक मैंडेट दे रखा है इनको, इन पावर्स दे रखी है लीगली प्रोवाइडेड टू देम बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक पार्लियामेंट के थ्रू इनको जो है ये चीज़ें दे रखी हैं। तो ये क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इनके, तो सीवीसी आ गया, सीआईसी आ गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ये मुझे समझ में नहीं आया दैट हाउ कैन अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये कह रहा है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। अभी अभी हमने पढ़ा कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास क्या है, ये तो ऊपर दिखा रहा था वहां पर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। चलिए चेक कर लेते हैं इसको यार। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज अ constitutional body or statutory body? Tell me. The National Commission for Backward Class is an Indian constitutional body under the jurisdiction. ठीक है, ये तो फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2018। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ये क्या है भाई, नेशनल कमीशन फॉर ओके माइनॉरिटीज इज अलग, इज डिफरेंट। ठीक है, तो क्या दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आ रहा है। चलो यहाँ पर थोड़ा चेंज करते हैं, लेट्स सी। इज इट अ स्टैट्यूटरी यार, कौन इज द प्रेजेंट, प्रीवियसली, देखिए आ गया आंसर इसका। प्रीवियसली एनसीबीसी वाज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो इसको अभी के अभी काट दीजिए अपने नोट्स में से। ओके, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। ओके, तो अभी के अभी काट दीजिए इसको कि दैट्स नॉट अ स्टैट्यूटरी। थोड़ा 2 मिनट का टाइम टाइम दे दीजिएगा प्लीज। आई थिंक एवरीबडी इज सेलिंग इन द सेम बोट, यू नो वी आर वर्किंग। अभी हम ऑफिस का ये जो प्रिपरेशन जो हम कर रहे हैं अभी घर से कर रहे हैं, तो वी हैव फैमिली, बच्चे भी हैं, सबको देखना पड़ता है यार। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स टाइम। ऑलराइट, फिर वी स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसका मिल गया है, दैट वाज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देखिए वॉज लिखा है ना, यहाँ से अपने नोट से काट दीजिए इसको कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज नॉट अ स्टैट्यूटरी, नो मोर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। चलिए ये तो पता चल गया हमें। नाउ वी जस्ट फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज इन इंडिया, जस्ट टू ऐड समथिंग टू इट। ओके, देखिए तो क्या क्या है हमारे पास, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, काफ़ी सारी हैं वैसे तो। रीड इन डिटेल अबाउट दी स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर यूपीएससी। ओके, बहुत सारी हैं यार ये तो, है ना। इंपॉर्टेंट वंस थोड़ा सा लिख लेते हैं इसमें, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ का पता चल गया विद द हेल्प ऑफ
इट हम जो है वो भी कर सकते हैं, राइट, वो भी कर सकते हैं, एब्सोल्युटली राइट। बट इंपॉर्टेंट वंस है, वी वुड लाइक टू राइट दिस। इसके अंदर दे रखा है आपका सीवीसी, सीआईसी और सेंट्रल बोर्ड बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो जो है इसके अंदर हम थोड़ा सा डाल लेते हैं इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा। एक है आपका सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, देन वी हैव नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ओके, I just write it here, that is National Commission for Women, okay, पब्लिक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज भी इसी के अंदर आता है नेक्स्ट में, ओके। देन वी हैव एजीटी, सॉरी, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल एक पार्ट है, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल, ओके, वी हैव आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल। देन वी हैव यूडीआई ना, ऐसा कुछ है ना, यूआईडीएआई, यस, यूआईडीएआई, दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सीवीसी इसके अंदर पहले से दे ही रखा है, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी, ओके, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक आ रहा था आपका सीसीआई, दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन किसके अंदर है आपका, कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर में आता है ना। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखिएगा इसको। NLSA, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा इसको भी। देन वी हैव नबार्ड, नबार्ड भी आया था आपके पास, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सेबी है तो सेबी का एक्ट भी इसके अंदर आ गया, सेबी प्लस इसका जो एक्ट है 1992 का, वो भी इसके अंदर आ गया। तो सॉरी, ये इसके एक्ट के अंदर बनी है, ओके, दैट मीन्स यही है हमारे पास, ठीक है, ओके। चलिए, तो कोई बात नहीं, तो लिख लिया हमने सारी ही। एक नहीं लिखा था तो वो उसको भी क्यों छोड़े, अब हमने नहीं लिखा था, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन दी एनसीआर, कर लेते हैं आपका, दैट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज, ठीक है। तो एटलीस्ट वी हैव सम आइडिया कि स्टैट्यूटरी बॉडीज जो है वो क्या क्या है, तो इसके बारे में वी हैव सम नॉलेज अबाउट इट, ठीक है। चलिए, तो स्टैट्यूटरी बॉडीज हो गया आपका। अब आगे चलते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडीज देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है, वी हैव टू रिवाइज देयर अगेन। बहुत दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एग्जाम के अंदर आया हुआ है, स्टैट्यूटरी एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये इस पर आपको जितना हो सके उतना ध्यान दीजिएगा प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो कहूँगा, राइट। रिवाइज करना चाहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर क्या क्या है। हमारे पास है सीएजी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, एससी, बीसी, देन वी हैव स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, फाइनेंस कमीशन, एजी। स्टैट्यूटरी बॉडीज है हमारे पास जो कि एक्ट के द्वारा बनाई गई है, जिनके पास लीगली पावर कुछ दी गई है उस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो वो क्या क्या है आपका, दैट इज सीवीसी, सीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सेबी, एनएचआरसी, एनजीटी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, फॉर माइनॉरिटीज, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, NLSA जिसको बोलते हैं, UIDAI, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल, नबार्ड, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज, राइट, यू गॉट दिस। एक्सक्यूज मी, चलिए आगे बात करते हैं ऑटोनोमस बॉडीज की। देखिए, तो सही बताऊं तो ऑटोनोमस बॉडीज ये तीन चार ऐसी टर्म्स हैं, स्पेशली अटैच्ड ऑफिस, सबऑर्डिनेट ऑफिस, और थर्ड आता है ऑटोनोमस बॉडीज। इनमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, तो अब हमें क्लियर है कि अटैच्ड ऑफिस क्या है, ठीक है, टेक्निकल रिपोजिटरी है। और अटैच्ड ऑफिस क्या है, सीधा डिपार्टमेंट के अंडर में है, एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं और उनको एडवाइस करता है। और अगर हम बात करें सबऑर्डिनेट ऑफिस की, एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं बट वर्क्स अंडर दी
अटैच्ड ऑफिस के अंडर में काम करता है, फील्ड में काम करता है, फील्ड एस्टेब्लिशमेंट है बेसिकली, ठीक है। और अगर वहाँ पर मान लीजिए ज़्यादा कंसिडरेबल जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन से इन्वॉल्व नहीं है, तो डायरेक्टली जो है डिपार्टमेंट के अंडर में काम करता है और टेक्निकल मैटर को हेल्ड करता है, जो भी जिसमें उसकी स्पेशलाइजेशन है। अब थर्ड आता है ऑटोनोमस बॉडीज की। ऑटोनोमस बॉडीज कौन कौन सी है? देखिए, सच बॉडीज आर एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट टू डिस्चार्ज द एक्टिविटीज फंक्शंस relating to execution oblique implementation of policies of the government. This is important. The autonomous bodies क्या क्या है? Such such bodies are established. ये जो bodies है autonomous bodies, इनको establish किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा to discharge the activities, ताकि वो किन activities को discharge कर सके, functions को discharge कर सके relating to execution. ओके तो एक तरीके से ये भी एक तरीके से एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज हो गई ऑफ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, तो काम तो इसका भी वही हो गया। दे आर गिवन ऑटोनॉमी टू डिस्चार्ज देयर फंक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द एमओए। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे आर गिवन ऑटोनॉमी। वहां पर जो है उनमें से किसी को भी ये नहीं था, फ्रीडम नहीं दे रखी थी, बट हियर इन द केस ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज दे आर गिवन autonomy to discharge their functions in accordance with the MOA, memorandum of association जो है होता है, उसके अकॉर्डिंग से इनको फ्रीडम दी जाती है। हाउएवर द गवर्नमेंट्स ओवरऑल कंट्रोल एग्जिस्ट, लेकिन गवर्नमेंट का जो ओवरऑल कंट्रोल है ना, ओवरऑल कंट्रोल जो है गवर्नमेंट का वो एग्जिस्ट करता है टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स पॉलिसी। जहां तक उनकी पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट ही करेगी। सम ऑफ द प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज आर फंडेड फुली और पार्टली बाय द गवर्नमेंट। देखिए, तो उसके जो कुछ कुछ जो उसके प्रोग्राम्स है, जो भी एक्टिविटीज हैं, दे आर फंडेड फुली, या तो पूरी या फिर पार्टली जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। जनरली थ्रू ग्रांट्स इन एड, उनको ग्रांट्स इन एड दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। एंड दे आर रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब ये जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं ये कैसे हैं? ये दीज आर रजिस्टर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडीज नहीं है कि एक्ट के द्वारा बना दिया, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू 1861 का एक्ट है, उसके अंडर इनको बनाया गया है। जैसे कि सीबीएसई, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है? ये दीज आर दी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू जिनको बनाया गया है। तो चलिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इसके बारे में भी। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि ये जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, अगर मैं आपको ऑप्शंस दूं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आएगा क्या? देखिए, सोचिए थोड़ा सा। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, मुझे लगता है कि हमने इसके बारे में पढ़ा तो है, एलिवेशन में तो छोटा सा था, बट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट थोड़ा सा ध्यान कीजिए, क्या है? कॉपीराइट एक्ट वगैरह था उसके अंदर। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट कॉमर्स के अंडर है, या फिर अगर कॉमर्स के अंडर नहीं है तो फिर क्या कॉरपोरेट अफेयर के अंडर में है? अगर कॉरपोरेट के अंडर में नहीं है तो क्या एक्सटर्नल अफेयर के अंडर में है? कि अभी तक हमने सिर्फ यही पढ़े हैं, इन्हीं चारों को ही पढ़ा है। और इन्हीं में से जो है हमने पढ़ा था कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट तो था, ठीक है। तो वो अगर था तो इन चारों में से क्या ऑप्शन है? देखिए, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जो हमारा एक्ट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर में आएगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं भाई हम इस पर, जो हमारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1861 जो है ना, ये आपका, आर वी श्योर अबाउट इट?
यार दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिवीजन, सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब इतना सब कुछ पूछ रखा है ना, समझ में नहीं आता। एंड कहीं ना कहीं जब बोलते हैं जब तो लगता है कि हाँ हो गया, बट ओके, आई थिंक आई नीड टू चेक दिस। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है किसके अंदर? यस, थैंक गॉड, कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर में है ये। ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करें कि ऑटोनोमस बॉडीज तो हो गया, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, अगर हम इसकी लिस्ट पर जाएंगे तो ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी। बट चलिए, हमने इसके बारे में देख लिया कि इसके अंदर क्या होता है कि ऑटोनोमस बॉडीज है, इनको फ्रीडम दी जाती है अपने तरफ से। ये भी एक तरीके से एग्जीक्यूटिव एजेंसीज ही हैं, बट दे आर गिवन ऑटोनॉमी टू डिस्चार्ज देयर फंक्शंस विद द एमओए। एक एमओए इशू किया जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओवरऑल जो गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहता है, गवर्नमेंट उसको पार्शली या फिर फुली जो है उसको फंड करती है। ग्रांट इन एड्स के थ्रू दिया जाता है, और ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड होते हैं ये ऑटोनोमस बॉडीज। ठीक है, और ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर में। ठीक है, एग्जाम्पल्स दे रखा है, जैसे सीबीएसई हो गया, आईआईपीए हो गया। ठीक है, इस तरीके से हो गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब सेंट्रल पब्लिक जो सीपीएसई है उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जो सीपीएसई है इज द कंपनी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ अ सेंट्रल मिनिस्ट्री। देखिए, जो सीपीएसई जितनी भी है उन पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो होता है ना, वो हमेशा सेंट्रल मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट का होता है, बिकॉज दे आर होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ द इक्विटी। ठीक है, वो जो मिनिस्ट्री है वो मोर देन 50% जो इक्विटी है उसकी होल्ड कर रही होती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द सब्सिडरीज ऑफ दीज कंपनीज इफ रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर इन एनी सीपीएससी हैज मोर देन 50% इक्विटी आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज सीपीएससी। ये इंपॉर्टेंट है। द सब्सिडीज ऑफ दीज, अब इन कंपनीज की भी जो है बहुत छोटी छोटी सब्सिडरीज भी हैं। If registered in India, where any CPSC has more than 50% equity, are also categorized as CPSC। देखिए, इनकी जो भी सब्सिडरीज जो है और छोटी छोटी इन्होंने यूनिट्स बनाई, अगर वो भी रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर, तो ये सीपीएससी की, अगर वो सीपीएससी इसके अंदर उस छोटी सब्सिडरी के अंदर 50% इक्विटी होल्ड करती है, तो उसको भी सीपीएससी की कैटेगरीज में ही डाला जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। दैट the subsidiaries of these companies if registered in India, if they have more than 50% equity, are also categorized as CPSC। It also covers certain statutory corporations like Airport Authority of India। अब ये किस किस को करती है, लाइक कुछ स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशंस भी हैं। ठीक है, जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी याद करना। सीपीएससी के अंडर में ये आता है, क्या क्या आता है, सर्टेन स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशंस हैं, like Airport Authority of India, Food Corporation of India, and then we have third is Central Warehousing Corporation। ठीक है, the shares of CPSEs are held by the president। ये important है। जो shares हैं इनके, जो shares हैं CPSEs के, they are held by the president of India, और या फिर उनके nominees होते हैं, and they are managed by board of directors which include official या फिर non official directors, other shareholders, or by the holding companies। The departmentally run public enterprise, banking institution and insurance companies are not covered under the definition of CPSCs। एक और बोला गया, जो भी डिपार्टमेंट के थ्रू जो पब्लिक एंटरप्राइज है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हैं, दे आर नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सीपीएससी के अंडर में नहीं आता है वो। ठीक है, दोबारा से रीड करेंगे इसको। द शेयर्स ऑफ सीपीएससीज आर हेल्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये प्रेसिडेंट इनको होल्ड करते हैं, इनको सीपीएससी को जो शेयर है उनको होल्ड करते हैं, या फिर उनके जो नॉमिनीज हैं, या फिर उनको मैनेज किया जाता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
विच इंक्लूड ऑफिस और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर दोनों ही होते हैं, अदर शेयर होल्डर्स और बाय होल्डिंग कंपनीज। ठीक है, द डिपार्टमेंटली रन, कुछ डिपार्टमेंट के थ्रू भी कुछ पब्लिक एंटरप्राइज रन किए जाते हैं, कुछ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस रन किए जाते हैं, या फिर कुछ इंश्योरेंस कंपनीज की जाती हैं, बट दे आर नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सीपीएससी, वो सीपीएससी के अंडर में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर्स। देखिए, द इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर विल प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज टू द क्लाइंट्स कस्टमर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या करेगा? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड इन प्रोग्राम स्कीम्स एटसेट्रा सपोर्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड द रेलिवेंट रूल्स एंड प्रोसेस ब्रोशर्स फोल्डर्स एटसेट्रा। देखिए, ये जो है इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर्स जो है इसलिए बनाए जाते हैं सो दैट जो जो भी कॉमन मैन है दे कैन सिंपली अप्रोच देम एंड दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिसीज, क्या रूल है, कैसे फॉलो करना है, कहाँ वेबसाइट पर जाकर क्या चेक करना है। तो बेसिकली एक डायरेक्टली जो है जो भी कस्टमर है या फिर जो कॉमन मैन है दे कैन गो देयर एंड दे कैन हैव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर। ठीक है, सो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, प्रोग्राम्स चल रहे हैं, स्कीम्स चल रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वो आप उनसे पता लगता है। फैसिलिटेटिंग द कस्टमर क्लाइंट टू ऑब्टेन द सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या सर्विसेज आप ऑब्टेन कर सकते हैं उनके बारे में बताता है। टाइमली, एफिशिएंटली, इन ट्रांसपेरेंट मैनर, प्रोवाइडिंग फॉर्म्स एटसेट्रा, फॉर्म्स भी प्रोवाइड करते हैं वो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस की, क्या क्या क्वालिटी ऑफ सर्विस है, टाइम क्या है, नॉर्म्स क्या है, इवॉल्व बाय द विद रेफरेंस टू दी स्कीम्स और सर्विसेज, सब कुछ बताएंगे आपको। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हायरार्की, क्या क्या हायरार्की है आपकी, गवर्नमेंट, पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। आप कोई लेटर देते हैं वहाँ पर उसको रिसीव करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे और उसको फॉरवर्ड करेंगे आपके ग्रीवेंसेज को। ठीक है, रेडी टू सर्विसेज प्रोवाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू द कंसर्न अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन देयर स्टेटस, उसका स्टेटस भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये काम है आपका इन्फॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर्स का। ठीक है, अब बात करते हैं आपका 2.1 था जिसमें हमने देखा था ना कि इंटरनल वर्क स्टडी यूनिट्स और ओवेंट के बारे में। तो ये कुछ इलस्ट्रेशन आपको दे रखी है फंक्शंस की, किस किस तरीके से करने हैं उसके बारे में आपको चेक करना है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड स्टडीज। ओके, तो ये आपका देखिए, जब से हम सोच रहे थे कि ओ एंड एम क्या है, तो ओ एंड एम क्या आ गया आपका, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड स्टडीज। ठीक है, तो ये कह रहा है रैशनलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसीजर्स टू मोटो और ऑन रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग दोज relating to activities where the public comes into contact with government administration with a view to facilitate better service delivery to the public. For these studies, they will compile and maintain up-to-date information concerning the organization and functions of the ministry department, including an organizational chart. तो बेसिकली ये जो लास्ट वाला जो वर्ड है ना, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ये इंपॉर्टेंट है बस इसके अंदर। देखिए, वो कह रहा है कि स्ट्रक्चर को रैशनलाइज कीजिए, प्रोसीजर सुमोटो आप जो है बताइए, या फिर रिक्वेस्ट पर, इंक्लूडिंग कोई भी एक्टिविटीज है जहाँ पर पब्लिक जो है स्ट्रेट अवे कम्स इन कॉन्टेक्ट विद गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन विद व्यू टू फैसिलिटेट बेटर सर्विस उनको दी जाए। ठीक है, तो वो सब कुछ करने के लिए आपको जो है एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाना चाहिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम रिव्यू एंड रैशनलाइजेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स, डिवाइजिंग प्रोसीजर्स टू फैसिलिटेट ईजियर कलेक्शन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड प्रॉम्प्ट रिट्रीवल ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये आपको करना चाहिए। फॉर्म्स डिजाइन एंड कंट्रोल टू मर्ज और सिंप्लीफाई, जितना हो सके फॉर्म्स को सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, प्रॉम्प्ट रिट्रीवल सिस्टम बनाइए इन्फॉर्मेशन का, स्टैंडर्डाइज कर दीजिए जितना हो सकता है, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन को स्टैंडर्डाइज कर दीजिए। मैनर ऑफ प्रोसेसिंग, जो भी प्रोसेसिंग रिपीटेटिव वर्क जो भी आता है तो उसके लिए स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट्स को डेवलप कर दीजिए। रिव्यू ऑफ नीड फॉर कंटिन्यूस ऑफ एडवाइजरी बॉडीज़ के, क्या है जो एडवाइजरी बॉडीज़ जो की उनकी जो है क्या एग्जैक्टली उनकी रिक्वायरमेंट अब भी है, उसको रिव्यू कर लीजिए। पीरियोडिक रिव्यू करती रहिए, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स का, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का। फाइलिंग क्या है आपका, ड्राइंग अप स्टैंडर्डाइज फाइल इंडिसेस ब्रॉडली बेस्ड ऑन फंक्शनल डिजाइंस। अब ये फंक्शनल डिजाइन क्या है इसके बारे में हम 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड पीरियोडिक रिव्यू करते रहिए उस चीज़ का कि किस तरीके से आप जो है एक स्टैंडर्डाइज फाइल का इंडिस होना चाहिए, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। देन वी हैव डेवलपिंग मोर इफेक्टिव एंड सिंपलर सिस्टम, जितना हो सकते हैं मोर इफेक्टिव कीजिए सिस्टम को, सिंपल कीजिए। ऑफ फाइलिंग फॉर वेरियस आइटम्स और वर्क ऑन इंफॉर्मेशन बोथ मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक एंड फैसिलिटेट मूव टुवर्ड्स पेपरलेस, जितना हो सके उतना आपको पेपरलेस ई गवर्नेंस पर जाना है। रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल, जो भी आपका रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल है उसको आप रिव्यू कीजिए। कंसर्निंग सब्सटेंटिव फंक्शंस ऑफ द मिनिस्ट्री, और जो भी आपके सब्सटेंटिव फंक्शंस है मिनिस्ट्री के उनको आप रिव्यू कीजिए।
बाय द कंसर्न सेक्शंस जो है उनके वो रिव्यू कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से आपको जो सिस्टम है उसको आपको ये देखिए सिस्टम जो है ना ये एक इवॉल्विंग सिस्टम है, ठीक है? आप धीरे-धीरे जैसे-जैसे लोगों को परेशानी आएगी वो आप उनको दूर करते चले जाइए, तो ये एक इवॉल्विंग सिस्टम है। तो सिस्टम चेंज होगा, जैसे आज से 10 साल पहले सब कुछ पेपर पर होता था, आज देखिए हम ई-फाइल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो ये एक इवॉल्विंग सिस्टम है, गवर्नमेंट में जितना भी जो काम है इवॉल्विंग नेचर का काम है, ठीक है? स्क्रूटनी ऑफ क्वार्टरली रिपोर्ट जो भी आती है उसको स्क्रूटनाइज कीजिए आप। एरियर्स रिलेटिंग टू रिकॉर्डिंग, इंडेक्सिंग, वीडिंग आउट ऑफ फाइल्स कर दीजिए। सजेस्टिंग रिक्वायर्ड रिमीडियल एक्शंस, आपको लगता है कि कुछ ऐसा कोई अच्छा प्रपोजल है आपके पास है उसको उसको कीजिए। ऑफिस का लेआउट बना दीजिए, ठीक है? तो ये एग्जैक्टली है क्या? तो ये आपको एक तरीके से जो ये इंटरनल वर्क स्टडी यूनिट्स जो थी ना पहले, ठीक है? जो किस डिपार्टमेंट के अंडर में थी बताइए जरा? डिपार्टमेंट ऑफ, पता है? कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ था, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ था ये, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता ही नहीं है और उस टाइम पर तो हम पक्का-पक्का भूल जाएँगे, तो ये एसआईयूज़ हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंडर में है, रिमेंबर दिस, ठीक है? वर्क मेजरमेंट स्टडीज़, तो ये कैसे करेंगे? अंडरटेकिंग वर्क वर्क मेजरमेंट स्टडीज़ इंक्लूडिंग स्क्रूटनी ऑफ प्रपोजल्स की स्क्रूटनी कीजिए फॉर क्रिएशन ऑफ पोस्ट, ठीक है? रिसीव्ड फ्रॉम अदर सेक्शन या डिवीजन, अगर ज़्यादा आ रही है तो क्रिएशन ऑफ पोस्ट कीजिए। असिस्टिंग स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट इन वर्क मेजरमेंट स्टडीज, स्टाफ जितने भी है असिस्टिंग स्टाफ ले आइए इंस्पेक्शन यूनिट के लिए, ठीक है? ड्राइंग अप एंड रिव्यूइंग आउटपुट नॉर्म्स की, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है उसको उसको आप रिव्यू कीजिए। कंट्रोलिंग डिलेज, जितना हो सके स्क्रूटनी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट टू मॉनिटर डिलेज, डिले देखिए किसकी वजह से हो रहा है, एंड ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के लिए ताकि टाइमली पब्लिक डिलीवरी हो सके। इंस्पेक्शन मतलब ड्राइंग अप ऑफ प्रोग्राम ऑफ इंस्पेक्शन इंक्लूडिंग सरप्राइज इंस्पेक्शन कीजिए ऑफ सेक्शन एंश्योरिंग दैट दे आर कैरिड आउट बाय द ऑफिसर कंसर्न। स्क्रूटनी ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स टू लोकेट मोर कॉमन ऑफ सीरियस डिफेक्ट्स, जो भी आप इंस्पेक्शन में आपको लगता है कि हाँ ये सीरियसली इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए आप अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन सजेस्ट कीजिए, ठीक है? डीआरपीजी को इवन आप और फॉर रिपोर्टिंग टू दी डीआरपीजी, आप डीआरपीजी को भी डायरेक्टली कर सकते हैं। मैनुअलाइजेशन, ओवरसीइंग प्रॉम्प्ट कंपाइलेशन एंड मैनुअलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर्स एंड इशूड, तो आप जितना भी ये जो वर्क है ओवरसीइंग जो प्रॉम्प्ट कंपाइलेशन है उनको कर दीजिए। अब तो बल्कि ये ऑफिस में आ गया, उसके अंदर आप आर्काइव में जाके पुराने ऑर्डर्स को देख सकते हैं, तो ये तो ईजी हो ही गया है, ठीक है? रिपोर्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, क्या-क्या जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी जो जून 2006 के अंदर जो एआरपीजी की फर्स्ट रिपोर्ट आई थी ना, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है? रिपोर्ट्स ऑफ एआरसी जो है स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट जो एंड अदर एक्सटर्नल बॉडीज़ है और उनकी प्रोसेसिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट्स बनाइए आप। These reports will be handled by sections designated to handle the internal work study units only. If the recommendations therein relate to the work allotted to the designated section, in all other cases they will be transferred to the sections concerned with the substance of the reports. ठीक है? तो जो भी उनकी रिपोर्ट्स है एआरसी की, स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट की, अदर एक्सटर्नल बॉडीज़ की, उनको प्रोसेस कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए उनको। मतलब सिस्टम को आपको एकदम सुगम बनाना है, अच्छा बनाना है, ईजी बनाना है, नॉट ओनली फॉर द पब्लिक बट फॉर द पीपल हु एक्चुअली डील विद इट, ठीक है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरियाज, देखिए आपकी क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस किस चीज़ में मिनिस्ट्रीज़ के अंदर केसेस डिले क्यों हो रहे हैं आपके, ठीक है? वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन, स्क्रूटनी कीजिए आपकी, स्क्रूटनी ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज, अदर कमिटीज, कमीशन ऑफ इंक्वायरी और एट द इंस्टेंस ऑफ हायर ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री एंड स्टडी सच प्रॉब्लम्स केसेस विद अ व्यू टू, कि ताकि आप कॉमन प्रॉब्लम्स को, टाइप ऑफ डिफेक्ट्स है उसको लोकेट कर सके, सूटेबल रेमेडीज प्रोवाइड कर सके उनको और प्रिवेंट कर सके, उनका रिकरेंस जो है प्रिवेंट कर सके। टेकिंग ऑफ द मैटर टू द डिपार्टमेंट, और सिमिलरली आप डिपार्टमेंट ऑफ एआरपीजी को आप जाके सजेशन कर सकते हैं। द रिव्यू ऑफ केसेस जो है ऑफ डिले विल नॉट एक्सटेंड टू फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आप जो केसेस जो डिले कर रहे हैं यहाँ पर, द रिव्यू ऑफ केसेस, अगर आप कोई केसेस को रिव्यू करते हैं जिसमें डिले हुआ है, इट विल नॉट एक्सटेंड टू फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने तक नहीं एक्सटेंड होगा, ठीक है? नोट्स है, शुड अ प्रॉब्लम रिलेटिंग टू एनी ऑफ द अबव आइटम कंसर्न ऑल द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, अगर ये प्रॉब्लम जो है ऐसी है जो सब डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री से रिपोर्ट करता है, तो इट शुड बी रिमिटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ एआरपीजी, तो एआरपीजी को दे देने चाहिए फॉर स्टडी के लिए। व्हेन सच स्टडीज आर अंडरटेकन बाय द डीआरपीजी, तो जो डेजिग्नेटेड सेक्शन है शुड पार्टिसिपेट एज लाइसेंस एजेंसीज, ठीक है? अगर मान लीजिए जो भी डीआरपीजी अगर उसको अंडरटेक करती है इस चीज़ को, तो जो भी डेजिग्नेटेड सेक्शन है वो पार्टिसिपेट करेगा एज ए लाइसेंस एजेंसीज ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर असिस्टिंग इन कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, कंडक्टिंग केस स्टडीज, ठीक है? और सर्वेज इन देयर ओन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, ठीक
ठीक है, एक तरीके से उनकी हेल्प होगी और इससे वो अच्छी से पॉलिसीज वगैरह बना पाएंगे DRPG, राइट। सो आर चैप्टर नंबर 2 इज कवर्ड अंडर इट, ठीक है। With this, thank you so much, and we will be meeting you with the next video for our third chapter. Thank you.